हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो उसके कई रीज़न है। उसमें से एक रीज़न है कि आप लोगों का जो ये कंटेंट है, ये कई सोर्स से इसको कलेक्ट करना होता है, फिर टाइप कराना होता है, फिर इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होता है, चीज़ों को बाइलिंगुअल रखना पड़ता है। उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा 2-3 और कोर्स की क्लासेस लेनी होती है, जिसकी वजह से अभी क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिले और सभी पेपर की क्लासेस मिले। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल भी बोरिंग लगने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपसे ही रिलेटेड है। आप इन सारी चीज़ों से फेमिलियर होंगे। एक बार आप लोगों को याद होना चाहिए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षा की विशेषता पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर उसके विभिन्न रूप, और उसके बाद हमने देखा था कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा के कार्य पढ़ा था, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आप में से जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं, इस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर इसको देख पाएंगे। आज की इस क्लास में जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आज की इस क्लास का जो टॉपिक का नाम है वो, उसको हम दो नामों से जानते हैं। आप कहीं कहीं उसको शिक्षा के अंग या शिक्षा के घटक के नाम से जानेंगे। फैक्टर फैक्टर ऑफ एजुकेशन कह लीजिए या ऑर्गन ऑफ एजुकेशन, इस नाम से इस चैप्टर को पर्टिकुलरली जाना जाता है। ये आप सभी लोगों के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में होगा। हो सकता है ये डिट्टो ये लाइन ना हो, लेकिन जहाँ भी एजुकेशन वर्ड दिख जाए तो एजुकेशन का मतलब है आपको ये जानना पड़ेगा कि एजुकेशन के कितने फैक्टर होते हैं, कितने घटक होते हैं। इस घटक को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दूं। इस क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन है। घटक का मतलब होता है कि वो किन चीज़ों से मिलके बनी है या किन कौन सी चीज़ें हैं जो कि साथ चलती हैं उसके, ये चीज़ें आप घटक कह लीजिए, ठीक है। प्रारंभ में शिक्षा के दो ही अंग माने जाते थे। प्रारंभ का मतलब है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, या आप कह लीजिए कि आप मतलब आज से कुछ समय पहले तक उसको दो अंग माना जाता था कि शिक्षा के सिर्फ दो ही अंग हैं। कौन कौन से? उसमें एक नाम आता है एजुकेशनिस्ट का, जॉन एडम्स। ये मानते थे कि शिक्षा के दो ही अंग हैं, पहला है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। इसका मतलब है शिक्षा में बस दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, एक शिक्षक है, जैसा आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे जो हैं ये बैठ के पढ़ रहे हैं, शिक्षार्थी हो गए, स्टूडेंट या विद्यार्थी कह लीजिए। इन्होंने दो अंग माना, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ लोगों ने सोचना इस पे स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत देर में जाकर शिक्षा एजुकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर आया। तो इसलिए इस पे बाद में और रिसर्चेज होने लगी और ढेर सारे इस पे लोग विचार देने लगे, सोचने लगे। होता क्या है उसके बाद, जॉन डेवी एक महान एजुकेशनिस्ट हैं, इनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी राय दी और रायबर्न जैसे विद्वानों ने भी इसको अपने मतलब इसको आप कह सकते हैं थोड़ा और रिसर्च किया इस पे। तो इन्होंने पाया कि नहीं, शिक्षा के तीन अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने वही शिक्षक, टीचर, दूसरा शिक्षार्थी या विद्यार्थी। ये शिक्षार्थी विद्यार्थी एक ही शब्द है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। और तीसरा जो है वो पाठ्यक्रम, सलेबस। इसका मतलब है कि जो अभी जॉन एडम्स मान रहे थे, उन्होंने माना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। ये शिक्षा और यही दो अंग भी हैं शिक्षा के, मतलब जिनके माध्यम से शिक्षा एक दूसरे तक पहुंच रही है। लेकिन जब रायबर्न और जॉन डेवी ने जो कंसेप्ट दिया, उन्होंने माना नहीं, ये त्रिविमी प्रक्रिया है। हालांकि हम लोग जब इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा के जो प्रक्रिया, जैसे मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर कहाँ हम लोगों ने देखा था। देखिए यहाँ पे देखा था कि शिक्षा एक द्विमुखी, बाइपोलर या ट्राइपोलर प्रक्रिया है। आपको बता दें क्लासेस थोड़ा सा हिंदी के कंटेंट ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बाइलिंगुअल चीज़ें रखूँ। तो जब जॉन डेवी सर आए तो इन्होंने क्या कहा कि टीचर स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन एक और फैक्टर काम करता है, वो है सिलेबस या पाठ्यक्रम। पाठ इसका इसका मीन क्या है, अभी आगे हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे। आगे आपके हो सकता है सिलेबस में एक चैप्टर भी हो नॉलेज एंड करिकुलम का, और आपको करिकुलम पढ़ना ही होगा, चाहे इस सेमेस्टर में हो या अगले सेमेस्टर में हो, या इस ईयर में हो या अगले ईयर में हो। तो इसका मतलब है कि सिलेबस का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है या प्री डिसाइडेड होना चाहिए, वही सिलेबस कहलाता है। क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
अमेरिकी शिक्षाविद जो थे हेंडरसन, इन्होंने भी शिक्षा के 3 अंग माना। थोड़ा-सा इनका अलग मतलब ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को 3 उसके 3 अंग हैं, 3 घटक हैं। एक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, दूसरा निर्देशन है और तीसरा इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। आगे हम लोग किसी और क्लास में इसको स्पेसिफिक समझेंगे। प्रशिक्षण का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे काम किया जाए, जैसे जैसे ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है, चाहे वो फिजिकली ट्रेनिंग हो, चाहे जैसे मान लीजिए आप क्रिकेटर्स ट्रेनिंग करते हैं या आप जो आर्मी पर्सनल हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए, अपने हैबिट के लिए, अपने ऐसे कह लीजिए कि वो स्पेसिफिक नॉलेज के लिए वो वर्क करते हैं। लेकिन निर्देशन में क्या होता है कि निर्देशन ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, नॉलेज गेन करने के लिए किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि हम जो भी आपको निर्देश देंगे, आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बढ़ती है और यही अपनाया जाता है एजुकेशन फील्ड में। इंस्पिरेशन क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब एक शिक्षक को एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, मतलब उसको देखकर बच्चे प्रभावित हों और चीज़ों को जानना, सीखना, समझना और उनके अंदर मतलब क्यूरियोसिटी हो उन चीज़ों को जानने के लिए। आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और मैं उसमें डिटेल में बताऊँगा। मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा-सा हट के हो जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अभी तक हमने देखा कि लोग कोई बोला कि 2 अंग हैं, जॉन एडम्स जी बोलते हैं 2, फिर इन्होंने 3 बोला, इन्होंने भी 3 बोला लेकिन अलग तरीके से डिफाइन किया। लेकिन मॉडर्न ईरा में, प्रेज़ेंट टाइम में इसका रूप जो है एजुकेशन का बहुत ही ब्रॉड हो गया है। ब्रॉड का मतलब कि इस पे ढेर सारी रिसर्चेज़ चली हैं, ढेर सारे कांसेप्ट आ गए और इसी व्यापकता को देखते हुए विद्वानों ने इसके कई अंग और घटक मानते हैं, अब मानने लगे। अब ये नहीं कहा जाएगा कि हालाँकि आप किसी बुक में देखेंगे तो अभी भी हो सकता है लिखा हो कि शिक्षा के 2 अंग होते हैं या शिक्षा के 3 अंग होते हैं या शिक्षा के 4 अंग होते हैं। लेकिन जो 4 अंग मानते हैं वो क्या मानते हैं कि टीचर, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, सिलेबस हो गया, एक एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण। पर्यावरण उसको ना कहकर वातावरण कह लीजिए या परिवेश कह लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जितने अभी एग्जिस्टिंग घटक हैं जो कि आपके बुक में, आपके सिलेबस में या आप लोगों के कोर्स के लिए है, वो ये घटक हैं। इसको आप सबसे पहले नाम जान लीजिए। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, इसको स्टूडेंट या एडुकेंट कहेंगे। ये एक नया टर्म है जो कि स्पेसिफिक एजुकेशन फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। और इसके बाद शिक्षक, टीचर, एजुकेटर। उसके बाद पाठ्यक्रम, सिलेबस। जो इस नेक्स्ट है वो है शिक्षण तकनीकी, जो कि इस एजुकेशन में यूज होती है, प्रविधि या शिक्षा विधि। इसको हम जानेंगे ये क्या है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे टेक्निक ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग या टीचिंग टेक्निक्स कहेंगे, इसके कई नाम हैं। उसके बाद है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट, एम्बिएंट, परिवेश या माहौल कह लीजिए, शिक्षा का माहौल, जो सामाजिक माहौल होना चाहिए। लास्ट जो है वो है मापन और मूल्यांकन। लेकिन अगर मुझे इसमें ये जो, हालाँकि ये बहुत सारी बुक्स में लिखा है, लेकिन अगर मुझे इसमें एक और चीज़ ऐड करनी हो, जिससे कि ये परफेक्ट हो, तो एक और हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मानिए या नोट करिए, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशन इम्पैक्टफुल होती है और आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप आज के समय में देखते होंगे, जो टीचर जितना ही सिंपल या ऐसे वे में पढ़ा रहा हो जिससे कि बच्चे कनेक्ट कर रहे हों, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या है? ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल का ही आप कह सकते हैं कि वही विशेषता है या उसी की देन है कि उन्हें लोग पॉपुलर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इतना पढ़ना है, अभी हम इनमें बताएँगे आपको कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल इम्पैक्ट डालती है या ज़रूरी है इस फैक्टर में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर है उसको देख लेते हैं एजुकेशन का। वो है शिक्षार्थी, स्टूडेंट या एडुकेंट। आपको बता दें, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो करिएगा, कि जो लोग पहले डिवाइड कर रहे थे, अंग बता रहे थे, वो लोग पहले शिक्षक को लिख रहे थे, बाद में शिक्षार्थी को लिख रहे थे। यहाँ वही जॉन डेवी सर भी लिखते हैं, पहले शिक्षक को लिखते हैं, बाद में शिक्षार्थी को लिखते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक रीज़न से मैंने इसको ऊपर कराया है और होना भी चाहिए, वो है शिक्षार्थी या विद्यार्थी। क्यों? ऐसा जान लीजिए।
पहले ये जान लीजिए शिक्षार्थी से तात्पर्य क्या है? मतलब सीखने वाला, लर्नर। आपको बता दें, हम जब इसको आप साइकोलॉजी टर्म में पढ़ेंगे तो इसको अधिगमकर्ता या अध्येता भी कहते हैं। अधिगमकर्ता मैं आप लोगों को याद भी दिलाऊँगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो अधिगमकर्ता। तो ये आप सभी लोगों को मतलब इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ये शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अधिगमकर्ता, अध्येता ये अलग एक हम ही हैं। मतलब हम चीज़ों को जो सीख रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप ही शिक्षार्थी भी हुए, विद्यार्थी भी हुए, अधिगमकर्ता भी हुए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। उसको हम लोग आगे डिटेल से देख लेंगे। यहाँ मॉडर्न इरा में प्रेज़ेंट टाइम में आप देख पाएँगे कि शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, वो शिक्षार्थी होता है। प्रेज़ेंट टाइम में आप देखे होंगे हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जा रही है कि वही शिक्षा दी जाए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, बच्चों का जिनमें इंटरेस्ट हो। मतलब स्टूडेंट्स को देखकर एजुकेशन प्रोवाइड करने का चलन हो चुका है, प्रेज़ेंट टाइम में मॉडर्न इरा में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप मध्यकालीन भारत में जाएँ या मध्यकालीन समय में जाएँ, वहाँ पे शिक्षक ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, आप सभी लोग वो कोटेशन जानते हैं, सभी लोग इम्पोर्टेंस भी जानते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, उसके उसके ज़ुबान से जो भी निकला वो सत्य है और उसको जो फ़ॉलो करेगा, उसके चरणों में जो रहेगा, वही सक्सेस होगा, ऐसी मान्यताएँ रही हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में, मॉडर्न इरा में, मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब ये हो गया है, क्या हो गया उसको देखते हैं। अगर शिक्षार्थी का अस्तित्व नहीं है, तो शिक्षक का अस्तित्व नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे मैं इस लाइन को बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने इसको स्पेशली मेजर यहाँ पे मेंशन कराया है और ये काफ़ी मेजर पॉइंट है कि शिक्षार्थी का अस्तित्व नहीं हो तो न ही शिक्षक का अस्तित्व होगा। इट मीन्स जहाँ पे जैसे ये हम लोग जो अंग की बात कर रहे थे, अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो कोई टीचर ही नहीं कहलाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए। मतलब अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो मैं शायद मैं टीचर या एजुकेटर या जो भी आप कह लें मेंटर वो नहीं कहलाऊँगा। तो इस बेसिस पे इस इम्पोर्टेंस को मॉडर्न टाइम में ऐसे डिफाइन किया गया और ये भी कहा गया कि न ही शिक्षा के किसी अन्य अंगों का अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अगर पढ़ने वाले लोग ही नहीं होंगे तो कोई टीचर ही नहीं कहलाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस लाइन के मीन को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके आगे देखिए, मनोविज्ञान मानता है, साइकोलॉजी क्या मानती है कि बालकों को समझे बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। अगर ये स्टूडेंट हैं और इनके बारे में या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये जानना पड़ेगा कि आप किस तरीके से, किस वे से पढ़ना चाहते हैं। आप लोग कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या इंटरेस्ट आपका किन चीज़ों पे ज़्यादा बनता है। तो उस वे को जानते हुए, हालाँकि ये थोड़ा वर्चुअल मोड है, इससे मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन अगर ऑफ़लाइन एजुकेशन की बात की जाए, जब हम ऑफ़लाइन में पढ़ाते हैं या जब हम किसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या कहीं पे भी, तो हम वहाँ पे बच्चों से जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस स्ट्रीम से आए हैं, जिससे कि मुझे ये नॉलेज हो जाती है कि इनको हिंदी ज़्यादा फ़ोकस रखना है या इंग्लिश टर्म ज़्यादा फ़ोकस रखना है या कौन से बिहेवियर मतलब ऐसे नहीं चीज़ें करनी है जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें एक शिक्षक की ज़िम्मेदारी, एक टीचर की ज़िम्मेदारी होती है कि पहले वो अपने स्टूडेंट्स को जाने। इस वजह से स्टूडेंट्स का इम्पोर्टेंस आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद संपूर्ण शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में प्रेज़ेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या है? शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर ही तैयार की जाती है या किया जा रहा है। वो मतलब स्टूडेंट को सेंटर में रखकर कि स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या इस एज में कौन-कौन से एजुकेशन ज़रूरी है और कब किस तरीके से पढ़ाना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए जब चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसमें हम ये देखेंगे कि किस अवस्था में, किस स्टेज में कौन-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसको पढ़ाना ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और वो चीज़ें वो समझ पाएँगे। मतलब यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को, उसके आप उसको कह सकते हैं कि उसके हेल्थ को, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहिए। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद शिक्षा की योजना शिक्षार्थी की रुचि, रुझान और योग्यता को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। प्रेज़ेंट टाइम में क्या हो रहा है कि हम जो भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, उनके रुझान, ट्रेंड्स को देखकर, योग्यताओं, उनकी एबिलिटी को देखकर कि वो कितने किस लेवल तक चीज़ों को समझ पाएँगे, वही टीचर पढ़ा रहा है। तो इससे ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में स्टूडेंट या लर्नर
जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये बात हुई फर्स्ट फैक्टर की, घटक की। दूसरा घटक जो है वो शिक्षक है ऑटोमेटिकली। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पहले फर्स्ट रैंक पे शिक्षक होते थे, आज वो सेकंड रैंक पे आ गए हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब शिक्षक होते क्या है, इसका मीन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, उसको हम देखेंगे। किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। शिक्षक का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना। ये प्रेजेंट टाइम की डेफिनेशन आप मान लीजिए, प्रेजेंट टाइम की मीनिंग मान लीजिए कि यही इसका अर्थ है। पहले क्या अर्थ था कि ये भगवान के अंश हैं, ये एक मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि नॉलेज, ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन अब उन चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाने लगा है। कैसे? संकुचित अर्थ में शिक्षार्थी को पढ़ाने वाला शिक्षक कहलाता है। शिक्षार्थी को पढ़ाने वाला शिक्षक कहते हैं या कहलाता है, इसका मतलब क्या है? हालाँकि यहाँ पे मैंने आप एक चीज़ देखे होंगे, यहाँ पे 2 वर्ड है, शिक्षक, टीचर और एडुकेटर। टीचर का मतलब होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन में, जैसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहे थे, आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं पे भी जाके पढ़ रहे हैं। एक टीचर आ रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे आपको पढ़ा रहा है। वो भी आपको नॉलेज दे रहा है या आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन एजुकेटर का मतलब क्या होता है? वो कोई भी हो सकता है। जैसे इस इमेज में देखिए, ये टीचर हैं, ये पढ़ा रही हैं, तो ये यहाँ पे शिक्षक हैं। लेकिन शिक्षक माँ भी हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में जो पहली शिक्षिका होती हैं, टीचर होती हैं, वो उनकी मदर होती हैं। तो इस वजह से एडुकेटर वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें मम्मी, पापा, भाई, बहन, नेचर, प्रकृति भी हमें सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें एडुकेटर में ही आ जाती हैं। तो इसका मतलब है, जब हम संकुचित मतलब नैरो मीनिंग में बात करते हैं, तो हम टीचर को एज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ टीचर की बात हो रही है। लेकिन ब्रॉड मीनिंग में आप देखेंगे तो वो कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा, आपसे छोटा। आप चींटी से भी देखकर सीख सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि शॉर्ट टाइम के लिए चींटी आपकी एजुकेटर है, ऐसे। क्योंकि हम लोग ये थोड़ा-सा फिलॉसफी टर्म में है, तो हमें इसको थोड़ा-सा ब्रॉड आप कह सकते हैं सेंस में जानना पड़ेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में जो है, वो शिक्षक केवल शिक्षार्थी का मार्गदर्शक होता है। अब ये कहा जाने लगा कि टीचर का काम आप मार्गदर्शन करना है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ कि चीज़ों को ऐसे समझिए, ये चीज़ें हैं। बाकी सोचेंगे आप उस पे, उसको नोट करेंगे, उसको उतने इंटरेस्ट से समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात वो केवल उसके शिक्षार्थी ये मार्ग दिखाता है, मतलब स्टूडेंट्स को उसका मार्ग दिखाना उसका काम है, और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर भी करता है। जैसे अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इंस्पायर होते होंगे कि नहीं, लेकिन ये बता दें, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स में हैं आप। ऐसा नहीं है, किसी को भी अगर लगे कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप गलत हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और आप एजुकेशन में वो चीज़ें जानेंगे कि अगर आप ये चीज़ें पहले जानने होते, तो शायद और अच्छे ढंग से पढ़ पाते, चीज़ों को समझ पाते। लेकिन समय अब ये हो जाता है कि जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाना होगा, या आप उस चीज़ को जानकर दूसरों को बेटर कर सकते हैं, अपकमिंग जनरेशन को एक अच्छे ढंग से उनको तैयार कर सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये शिक्षक की ज़िम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। उसके बाद शिक्षक को विषय विशेषज्ञ होने के साथ-साथ अपने यहाँ शिक्षार्थी के विषय में भी भली-भाँति जानकारी होनी चाहिए। प्रेज़ेंट टाइम में क्या हो गया, पहले ऐसा होता था कि जो लोग अपने नॉलेज में, जैसे सॉरी अपने फ़ील्ड में, अपने सब्जेक्ट में जो बहुत नॉलेज रखते थे, लर्नेड पर्सन थे, बहुत जानकारी जिनको विशेषज्ञ कहा जाता था, उनको सबसे अच्छा टीचर माना जाता था। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, आप लोग किसी भी राइटर को ले लीजिए, आपको ऐसा मतलब अभी भी धारणा है, ऐसा नहीं है, अभी भी लोग यही मानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो सबसे अच्छा टीचर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल टर्म में देखेंगे, उस एस्पेक्ट में देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जो शिक्षक विषय के साथ-साथ, विषय में भली-भाँति जानकारी होने के साथ-साथ बच्चों से भी संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस स्टेज पे कौन-सी चीज़ पढ़ानी है। ये नॉलेज नहीं होगा, या बच्चों के बारे में, बच्चों की कमज़ोरियों के बारे में, कि इस फ़ील्ड में ये कमज़ोर हैं या वीक हैं, इनको इस तरीके से पढ़ाना है। अगर एक शिक्षक को ये पता नहीं होगा, तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। आप बीएड कर रहे हैं, तो आप इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को अलग-अलग एस्पेक्ट से जानते हैं। आप यहाँ पे विद्यार्थी को फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स पे जानेंगे कि ये
दर्शन के आधार पे कैसे बच्चे सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर आप साइंटिफिक एस्पेक्ट में भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएड स्टूडेंट्स, बीटीएससी स्टूडेंट्स जो भी लोग टीचर एजुकेशन के कोर्स कर रहे हैं वही जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया रुक नहीं सकती है। सॉरी, यहाँ पे शिक्षक के अभाव में लिखा है, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें क्या है कि ये टर्म्स थोड़े-से ऐसे हैं, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि शिक्षक के अभाव में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर में एक यहाँ पे आप ये इमेज देख लीजिए, ये स्टूडेंट है, ठीक है? अगर इसको कोई टीचर नहीं मिला या इसने अपने लाइफ में या जब पढ़ना था या कोई टीचर नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि उसकी शिक्षा रुकेगी। उसको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन वो एजुकेशन नहीं मिलेगी जो उसको चाहिए या जो समाज चाहता है, जो सोसाइटी चाहती है कि वो इस क्लास में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ते नहीं वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो लोगों को, नेचर को देखकर, सोसाइटी को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा या जो एजुकेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका पहलू, वो ये भी है कि शिक्षक की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा-सा सोचिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली लाइन ये थी कि शिक्षक के अभाव में अगर टीचर नहीं है, टीचर के अब्सेंस में जो एजुकेशन प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। अगर मैं नहीं हूँ, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। लेकिन आप उस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो गोल है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ या मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं जानता हूँ, या मैं इन चीज़ों को जानना चाहता हूँ, जो आपने गोल्स बनाए हैं, चाहे अच्छे मार्क्स हो, जॉब हो, वो आप शायद ना प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि उसके लिए आपको एक डायरेक्शन, एक आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बताए, सिखाए, समझाए। तो इसलिए शिक्षक का एक जगह पे हमने देखा कि ऐसा भी नहीं है कि बिना शिक्षक के आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिक्षक नहीं है तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो शायद आपको प्राप्त ना हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जा रहा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा आप बस सुनते रहिए आप लोग। शिक्षार्थी को उसकी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों का ज्ञान कराने का कार्य ही शिक्षक करता है। ऐसे देखा जाए, अब ये देखिए, ये फिलॉसफिकल टर्म में है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में है कि शिक्षक का कार्य क्या है? तो शिक्षक का कार्य है छिपी हुई आंतरिक, जो व्यक्ति या बच्चे या बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, इसका मतलब ऐसे समझिए कि जो भी उसके अंदर इनर्ट क्वालिटीज़ है, अगर वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा होगा तो उसको जब टीचर पढ़ाता है तो वो उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करता है, जानता है, क्यूरियस रहता है। यही शिक्षा है और यही शिक्षक का काम है कि आंतरिक या छिपी हुई जो बाहर नहीं अभी तक शक्तियाँ आ पा रही, चाहे पढ़ने की हो, बोलने की हो, दौड़ने की हो, खेलने की हो, कोई भी क्वालिटी हो, उसको बाहर लाना। ये शिक्षक का कार्य है। उसके बाद लास्ट जो है इसमें पॉइंट, वो है शिक्षक को एक शिक्षक में अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ-साथ बहुमुखी व्यक्तित्व भी होना चाहिए। प्रेज़ेंट टाइम में आप लोग देखेंगे, अगर आप ही से कहा जाए, ये थोड़ा-सा हो सकता है कि मेबी आप लोग वैसे ना हों। जैसे आज के टाइम में क्या है कि पर्सनैलिटी बहुत मैटर कर रही है। बहुमुखी लोग जो हर क्षेत्र में, जैसे आज अगर आपको कोई 50 या 60 ईयर का टीचर पढ़ाएगा, तो शायद आप ना पढ़ें, क्योंकि थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यही यहाँ पे भी है, शिक्षक को अपने विषय की विशेषज्ञता, वो विषय को अपने जाने भी, साथ-साथ ऐसा उसकी मतलब ऐसी उसकी पर्सनैलिटी हो, ऐसा उसका व्यक्तित्व हो कि बच्चे प्रभावित हों। ऐसा व्यक्तित्व ना हो कि वो बिल्कुल बच्चों को लगे कि ये कौन है सामने खड़ा, कुछ ऐसा। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस लाइन का ये मीन हुआ। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट, ये 2 चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी कि 2 अंग है, शिक्षा और शिक्षार्थी। जो नए अंग जुड़ते गए, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आखिर इनको पाठ क्यों कहा गया। सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। सिलेबस क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आते हैं। तो सिलेबस है क्या? बिना इसको पढ़े, बिना समझे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपसे पूछे कोई सिलेबस क्या है? कोई भी चीज़ जो प्री प्लान्ड हो, जो हमें पढ़ना है, अगर हमारा जो कंटेंट हमें पढ़ना है, वो पहले से प्लान्ड हो कि इसमें, जैसे आपके पेपर हैं, एक पेपर है उसमें 4 या 5 यूनिट हैं, 4 से 5 यूनिट है।
इस तरीके से 4 पेपर बनाए गए, 4 पेपर कई क्रेडिट के बनाए गए हैं, फिर उसका पूर्णांक दिया गया है कि इतने मार्क्स का पेपर होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वेल प्लान्ड है। अगर वेल प्लान नहीं होती तो सिलेबस नहीं होता, सिलेबस कहलाता ही नहीं। जैसे अगर मम्मी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मम्मी हमें पढ़ाती हैं या बचपन में, तो उसमें वो कुछ ऐसा सोच के नहीं पढ़ाती हैं कि इतना पढ़ाना है। वो पढ़ाती हैं, उन कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। लेकिन सिलेबस की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ये देख लेते हैं, सिलेबस की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हालाँकि ये थोड़ा-सा ऐसे हो सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, वो शिक्षा प्राप्ति में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। एक लिंक्ड आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ती है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। अब ये क्या पढ़ाएगा? ये पूर्व निर्धारित होगा। ये अपने मन से कुछ भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ जो कि एक पहले से ये चीज़ें दी हुई हैं। ऐसी इसमें हम लोग कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो कि आप मतलब आपके सिलेबस में ना हो या आपको इसको नहीं जानना चाहिए। हम अगर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं और ये चीज़ हमें आपको जोड़ रही है। मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमें आपको जोड़ने का भी काम कर रहा है। ये पाठ्यक्रम की एक विशेषता कहलाएगी। उसके आगे देखिए, पूर्व निश्चित उद्देश्यों में बालक को क्या सिखाया जाना है, उसे सीखने में पाठ्यक्रम सहायता करता है। जैसे ये सिलेबस जो बनाया गया है, मान लीजिए आपके बीएड में सिलेबस है कि शिक्षा को पढ़िए, शिक्षा क्या है? ये क्यों बनाया गया है? इसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं कि जो बीएड में स्टूडेंट होंगे वो इन चीज़ों को जान पाएँगे कि शिक्षा है क्या? शिक्षा के अर्थ क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसके अंग क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब जाने रहेंगे, ये सारे पॉइंट जब आप जानेंगे, तभी आप अपने को समझ पाएँगे कि हम शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें जानते हैं और हमारे पास वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी हो गई है कि हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ये कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य हैं। यहाँ पे निर्धारित यहाँ पे पूर्व निर्धारित भी आप लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन ये संकुचित अर्थ में है। पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? अगर हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वहीं पे पाठ्यक्रम होता है। लेकिन हम जो चीज़ें घर सीख रहे हैं, जो हम अपने आप फ्रेंड सर्कल में सीख रहे हैं, वहाँ कोई सिलेबस नहीं है। वहाँ हम जो चीज़ें आ रही हैं, वो सीखते जा रहे हैं। लेकिन वाइडर सेंस में वो भी एक सिलेबस कहलाएगा। हालाँकि इस पे हम ज़्यादा फ़ोकस ना करें क्योंकि ये थोड़ा उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं, वे सभी एक्सपीरियंस इसमें आ जाते हैं जो एक स्टूडेंट आप कह लीजिए, बालक कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, उसको विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और उसको प्लेग्राउंड में जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं या वातावरण से वो जो चीज़ें सीखता है, प्राप्त करता है, वो सारा उसका सिलेबस है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम, तब उसमें पढ़ेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो आप थोड़ा-सा शॉर्ट में जान लीजिए, पाठ्यचर्या एक बड़ा कांसेप्ट है, उसके अंदर सिलेबस आता है। पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो प्रेयर, असेंबली की बात हो, चाहे वो लंच ही क्यों ना हो उस स्कूल टाइम में, वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। और पाठ्यक्रम क्या होता है, एक हर क्लास का अपना अलग-अलग सिलेबस होता है, तो इसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये थी बात सिलेबस की कि सिलेबस होना इम्पोर्टेंट है और बिना सिलेबस के एजुकेशन नहीं हो सकती। सिलेबस का मतलब यहाँ पे कोई गोल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको कुछ सीखना है, मान लीजिए कि आपको कराटे सीखने हैं, आपको कोई गेम सीखना है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव आप लेकर जाते हैं कि मुझे इतने समय में ये चीज़ें सीखना है और वो कैसे सिखाएँगे, शॉर्ट टाइम ऑफ उसमें जो भी ट्रिक्स हैं, वो आपके लिए सिलेबस का काम करेंगे कि पहले इतना दौड़ना है या इतना करना है या ये एक्टिविटी करनी है, तो वो सिलेबस कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चौथा जो है वो है शिक्षण विधि या प्रविधि, जो कि ये आगे नई चीज़ें जुड़ती चली गईं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, आप यहाँ देख पाएँगे टीचर, अब टीचर की बात हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, अब सिलेबस भी हो गया। मान लीजिए ये अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए और सिलेबस हो गया। क्या इन्हीं तीनों चीज़ों से शिक्षा की प्रक्रिया हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। उस टीचर को कुछ टेक्निक्स अपनानी होंगी।
कुछ मेथड अपनाने होंगे जिसके बेसिस पे वो बच्चों को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ा सके। वही हम लोग अभी समझेंगे। वो क्या टेक्निक्स होंगी, वो क्या चीज़ें होंगी। जैसे देखिए, ये टीचर यहाँ पे पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक सोचा होगा इसलिए बच्चे नीचे बैठे हैं और उनके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ए है और एक एप्पल की इमेज दिखा रही हैं। ये तरीका है पढ़ाने का। इससे क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया जो है, टीचिंग प्रोसेस जो है, वो सुचारू रूप से या इम्पैक्टफुल तरीके से चलाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को इसका ज्ञान हो कि छात्र को कैसे पढ़ाया जाए। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि टीचर सिर्फ आके सिलेबस को नहीं पढ़ाएगा, उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू टीच, मतलब कैसे पढ़ाया जाए। आप जब बीएड कर लेंगे, जब आप पास आउट हो जाएँगे, तब आपको भी पता चल जाएगा कि इस तरीके से इन क्लास के बच्चों को या इनके मेंटल लेवल को देखकर इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। उनके एग्ज़ाम्पल्स उन्हीं के डेली लाइफ़ से हों। जैसे हम छोटे बच्चों को हायर क्लास के एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते हैं। उनको उनके रोज़मर्रा या जो डेली लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल हैं, वही हमें देना चाहिए और देना होता है। और उनको इम्पैक्टफुल प्रभावशाली शिक्षण हेतु किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाए, ये एक शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको भी एक अंग या एक घटक माना गया है। और उसके साथ-साथ कौन-कौन से साधनों को अपनाया जाए जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान शिक्षार्थियों को दिया जा सके। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही देखा जा रहा है या यही किया जा रहा है कि शॉर्ट टाइम में, छोटे से छोटे समय में अधिक से अधिक चीज़ आप जान लें। ये शायद आप ढूँढते या कोई भी कंटेंट आप ढूँढते तो उसमें बहुत समय लगता। किताब में बहुत एक्सप्लेनेशन होता। तो हम क्या सोचते हैं कि एक शॉर्ट वीडियो ऐसी देखें जिसमें सब कुछ आ जाए। तो ये भी एक टेक्निक ही है और उसमें कोई जो टीचर पढ़ा रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं या कहीं पे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो एक टेक्निक का ज़रूर प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है वो ट्रेडिशनल हो, परंपरागत हो, जैसे सब लोग पढ़ा रहे हैं उसी को देख के पढ़ा रहे हों, या कोई अलग टेक्निक हो। जैसे अगर हम लोग आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले ब्लैक बोर्ड पे क्लासेस चलती थी, फिर ग्रीन बोर्ड आया, फिर व्हाइट बोर्ड आया, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आया, फिर ये मोड आया जिसमें आपको ये कंटेंट फ़ोकस्ड आप मोड मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट हमसे बड़ा और हमसे पहले दिखता है आपको, ठीक है? उसके बाद शिक्षक को जितना अधिक शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान होगा, उसका प्रयोग करके वो निपुण होगा और उसका शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। बीएड में आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जब आप उनको जानेंगे कि आज के समय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, इस चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को अच्छे से अच्छे ढंग से और प्रभावशाली तरीके से सीख पा रहे हैं या सिखा पा रहे हैं। जैसे मैं अगर अपने को कहूँ, तो ये आज के टाइम में ये जो हम लोग वर्चुअली क्लास से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या अलग ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है कि हम इन चीज़ों का प्रयोग करके एक अच्छे ढंग से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। आधुनिक समय में अनेक शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं और शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री का मतलब वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे टीचिंग में इम्पैक्टफुल हैं। जैसे कि आपको अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे अगर जैसे कोई ये इमेजेस दिखा रहा हूँ, अगर हम इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षण सामग्री में है। हम अगर मैप का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं या कोई जैसे एक लाइव एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो ये सभी क्या है? ये शिक्षण सामग्री है, टीचिंग ऐड है। शिक्षण सूत्र होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या हैं ये टीचिंग मैगज़ीन्स। इनका निर्माण किया गया जिससे कि शिक्षा की प्रक्रिया को एक नई दिशा प्राप्त की जा सके। अब यहाँ एक टर्म आता है कि एक शिक्षण विधि में अन्य कई शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये मेथड और टेक्निक्स में क्या अंतर है, इसको शॉर्ट में जान लीजिए। मेथड का मतलब एक थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है कि मतलब अगर एक क्लास हमें पढ़ानी है तो हमें ये पता होगा कि आज बच्चों से हम पहले से प्लान करके जाएँगे कि आज बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के पढ़ाना है, उसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। क्वेश्चन मेथड, उसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे और जानेंगे कि कौन बच्चा, जैसे अगर ये मैम पढ़ा रही हैं तो इन बच्चों से पहले पूछेंगे कि ए फॉर कौन-सा वर्ड बनता है। हालाँकि ये छोटे बच्चे हैं फिर भी इनसे पूछेंगे, जानेंगे। उसके बाद कई तरीके हो सकते हैं। डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है जिसमें हम चीज़ें दिखा कर पढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए। ये मेथड है, ये विधि है जिसमें मैंने आपको बताया प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्यान लेक्चर मेथड है।
जब हम बोल रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हर मेथड को अलग-अलग स्टेजेस पे बताया जाता है। जैसे इन जो छोटे बच्चे हैं, उनको लेक्चर मेथड नहीं दिया जा सकता है, उनको बोरिंग लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा। और डिटेल में हो सकता है। टेक्निक्स में क्या होता है, उसमें छोटी-छोटी टेक्निक्स होंगी कि बच्चों से ही एग्ज़ाम्पल पूछे जाएँ, बच्चों से ही कोई ग्रुप डिस्कशन करा लिया जाए। तो ये क्या है, ये विधि में ही छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं। तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर है। उसके बाद 5वां जो है वो है सामाजिक पर्यावरण या परिवेश, इसको सोशल एनवायरनमेंट कह लीजिए या सामाजिक माहौल कह लीजिए, एक ऐसा शब्द है जो कि आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा। बालक की संपूर्ण शिक्षा जो होती है वो सामाजिक पर्यावरण में ही होती है। हम लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में के अंदर ही कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किसी सिटी में है, तो इसलिए उसकी भाषा, विचार जो उसकी लैंग्वेज है, थॉट्स हैं, सभ्यता जो है, उसकी संस्कृति जो है, इसमें उसके कल्चर जो है, ये का विकास जो है वो सामाजिक वातावरण में ही होता है। ये सारी चीज़ें हम एक सोसाइटी में ही सीखते हैं और सोसाइटी में ही आप ऐसे कह लीजिए कि कॉलेज या स्कूल जो है वो सोसाइटी के ही क्या है, अंग हैं, उसके उसका एक हिस्सा है ये। तो वहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं, तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है, जैसी सोसाइटी होती है वैसी एजुकेशन मिलेगी हमें। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, सामाजिक वातावरण का प्रभाव जो होता है वो शिक्षक पर भी पड़ता है और विद्यार्थी पर, दोनों पर ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक कहीं दूसरे ग्रह से आया है, तो इसी ग्रह से आया है, अगर आपके ही बीच का है, तो वो भी इफ़ेक्ट मतलब उन सारी चीज़ों से इफ़ेक्टेड होगा, जो उसकी सोसाइटी में हो रही हैं। जैसे बालक अपने समाज में जो प्रचलित परंपरा है, ट्रेडिशन है, मान्यताएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, मूल्य, वैल्यूज़ हैं, आदर्श हैं, आइडियल जो हैं और संस्कृति को ही अपनाता है और उन्हीं के प्रभाव के अनुसार ही आचरण करता है। जैसे हमारे कल्चर में है कि हम एक-दूसरे को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। ये हमारे कल्चर में है, इसलिए हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। ये चीज़ें हमारे विद्यालय, कॉलेज हर जगह जाती हैं। लेकिन जहाँ पे ये कल्चर नहीं होगा तो वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी। जहाँ जहाँ पैर छूने का कल्चर नहीं है तो वहाँ अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए जो समाज होता है वो हमें प्रभावित करता है और अगर एप्रोप्रिएट मतलब आप माहौल नहीं होगा या परिवेश नहीं होगा, तो हम अच्छे ढंग से नहीं सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जहाँ भी आपका स्कूल, कॉलेज है और बगल में बहुत शोर हो रहा हो या बगल में कोई ऐसी घटना हो गई या हमेशा ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो वो जो स्पेसिफ़िक जैसे ये विद्यालय है, ये बहुत ही शांत विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक उस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो ये ज़रूरी हो इसलिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए, ये टीचर मैं बार-बार इस इमेज को दिखाऊँगा क्योंकि इस इमेज से मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। मान लीजिए अब ये टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, अब सिलेबस हो गया, अब इन्होंने एक अच्छी टेक्नीक से पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर बगल में शोर होगा, तो वो कैसे पढ़ा पाएँगे? तो इसलिए एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन या फैक्टर है एजुकेशन का वो है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश या सामाजिक पर्यावरण। उसके बाद है विद्यार्थी पर समाज की आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि हम जिस जगह रहेंगे वहाँ की धार्मिक चीज़ों को अपनाएँगे, आर्थिक चीज़ें भी होंगी, राजनीतिक स्थिति भी होगी, ये सारी चीज़ें हम पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन के लिए, तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट है मापन और मूल्यांकन। देखिए एजुकेशन तब तक पूरा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ये टीचर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ इन्होंने कर दिया, टेक्निक्स भी अपना ली और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया इन्होंने और जो सोशल एनवायरनमेंट है उस वो भी सही था, मान लीजिए वहाँ पे भी शांति थी। लेकिन इनको पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आप अगर कॉलेज मैं बार-बार कॉलेज कहता हूँ क्योंकि आप कॉलेज में हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हैं या स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, तो हमारा एक शॉर्ट पीरियड पे, टाइम पे टेस्ट होता है। वो 3 महीने पे हो सकता है, 15 दिन पे हो सकता है, क्लास टेस्ट हो सकता है या आपका जो सेमेस्टर आप ऐसे कह लीजिए सेमेस्टर है या अलग-अलग तरीके के आप सभी लोगों को पता है, एनुअली है, हाफ ईयरली है। ये एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम क्यों होते हैं? वही इस मापन और मूल्यांकन में आते हैं। ये शिक्षा के अंग हैं, क्यों हैं? उसको जान लीजिए। शैक्षिक उद्देश्यों को जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं और उपलब्धियाँ जो होती हैं, अचीवमेंट की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को मापने हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप ये
कोई कोई भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आपका गोल होता है, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। और उसकी प्राप्ति के लिए और उसको देखने के लिए आप कई टेस्ट देते हैं। आप आज के समय में प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। ये सब क्या है? ये आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम जो अभी तक पढ़े हैं, हमारा लेवल क्या है। उसके बाद थोड़ा-सा अंतर है इसमें, आप जैसे 2 वर्ड का यूज़ किया गया है, तो आप भी थोड़ा इस पे सोच सकते हैं कि आखिरकार ये 2 वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? इवैल्यूएशन और मेज़रमेंट। आपको बता दें, जब आगे आप पढ़ेंगे या इसी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, तो एक और वर्ड आता है असेसमेंट, आकलन इसको कहते हैं। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए 3 ऐसी विधियाँ हैं जिससे कि इसी के उपलब्धि का, बच्चों के उपलब्धि का, छात्रों को उपलब्धि का पता लगाया जाता है। मापन, मूल्यांकन और आकलन। मापन से क्या है? मापन से ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी है, और मतलब उसकी क्वांटिटी ज्ञात होती है कि कितनी है। जैसे आईक्यू लेवल ज्ञात किया जाता है कि आईक्यू लेवल कितना है, 90 से अधिक है तो 100 से कितना अधिक है। हाइट हो गई, अगर किसी की हाइट भी मेज़र करनी है तो वो हमें अंक मिलता है। तो अंक से हम ही ज्ञात करते हैं कि 5 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है, ये सब क्या है? ये अंक है, कितनी बड़ी है। लेकिन मूल्यांकन से क्या होता है? वो वस्तु कितनी अच्छी है। जैसे बच्चे पढ़ने में, अगर हम कहें किसी को कि वो पढ़ने में पहले वीक था, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब वो कितना अच्छा हो गया है, ये कोई एक स्केल नहीं है कि हम ये कहें कि वो पहले 4 पॉइंट पे था, अब 15 पॉइंट पे हो गया है। कोई ऐसा अभी स्पेसिफिक स्केल नहीं है क्वालिटीज़ का। हम बस यही कहते हैं बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है, अद्भुत है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। ये अंतर है। मूल्यांकन जो है, इसमें क्वालिटी मेज़र की जाती है और इसमें मापन में क्वांटिटी मेज़र की जाती है। संख्या मेजर की जाती है। और मापन के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व परीक्षण जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आदि किए जाते हैं। और मूल्यांकन के अंतर्गत ही अभिरुचि जो हमने सीखा, अभिवृत्ति जो हमारी मनोवृत्ति है, ये साइकोलॉजी टेस्ट में होता है। मानव व्यवहार, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मानव व्यवहार में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जाती है। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये क्लासरूम है, हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वही हमसे पूछी जाती हैं। जब हम अच्छे से उसको, मतलब आप कह सकते हैं आपने आंसर राइटिंग करते हैं, ये क्या है, अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब हम जो चीज़ नहीं जानते थे उसको और अच्छे ढंग से लिख पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से, और ये बिना मूल्यांकन के एक टीचर को पता नहीं चलेगा कि उसने जो पढ़ाया, अगर हम जैसे जब आप बीएड में आप प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे या देखेंगे, तो उसमें आपको क्या होता है कि उसमें आप पहले से ऑब्जेक्टिव बना के ले जाएँगे कि आप अपनी क्लास को पढ़ाने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव है, गोल है आपका। तो उसमें आपका गोल ये होगा कि बच्चे इस टॉपिक को समझ जाएँ, इसकी डेफिनेशन बता सकें, इसके एग्ज़ाम्पल्स बता सकें, इस पे घर से कोई प्रोजेक्ट तैयार करके ला सकें। ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। ये ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा? जब वो ऑब्जेक्ट लाएँगे, आप उनका टेस्ट लेंगे कि हाँ, क्या वो एग्ज़ाम्पल बता पा रहे हैं? जैसे आपने संज्ञा पढ़ाया, क्या वो संज्ञा का उदाहरण दे पा रहे हैं कि नहीं? वो संज्ञा से संबंधित अगर कोई चीज़ बता पा रहे हैं कि नहीं? या आपने कोई साइंस पढ़ाया, साइंस का कोई प्रोजेक्ट दिया, वो घर से ला ला रहे हैं, आप उसको चेक करके ही तो पता कर पाएँगे कि हाँ, ये बच्चा ये सीख रहा है या नहीं। तो यही मापन और मूल्यांकन है। आप यहाँ देखेंगे, मापन और मूल्यांकन के आधार पर जो परिणाम आते हैं, जो भी मार्क्स आएगा, ग्रेडिंग है, परसेंटेज है, उनका अध्ययन करके यदि आवश्यकता होती है तो शिक्षण में तरीकों में सुधार किया जाता है। ये सारा काम जो है, ये टीचर का है। इसमें बच्चों का रोल क्या है कि जो पेपर आ गया उसको एग्ज़ाम देना, उसको देखना। टीचर का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है आपके कि वो क्या करेंगे, वो उसको देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट कितना है, ग्रेडिंग है तो ग्रेड कितना आया है, और उस आधार पे अगर किसी क्लास टीचर के क्लास के बच्चों का ग्रेड नीचे जा रहा है तो वो ध्यान देगा कि किन कारणों से ये नीचे जा रहा है और किस वजह से, और इसमें कैसे सुधार, इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर मैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसमें एक और अंग जोड़ा जा सकता है, वो 7वाँ हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, ये टीचर सारी चीज़ें कर लिए, इन्होंने पढ़ा भी दिया, सिलेबस को फ़ॉलो कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, एग्ज़ाम भी ले लिया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन ये नहीं पता है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, आसानी से आ जा रही हैं कि देरी से आ रही हैं, इसलिए एक और फैक्टर हो सकता है। लेकिन उस पे आप नहीं जाएँगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़
इन 6 फैक्टर को याद रखेंगे जो कि एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन है। आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे तो उसमें इन चीज़ों को और समझ पाएँगे। तो आई होप आज की ये क्लास थोड़ी-सी लेंथ लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा सके और चीज़ों को समझाया जा सके। आगे की क्लासेस जल्द ही आप लोगों को मिलेंगी। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।